क्वेश्चन जो टॉपिक है वो रीजनिंग के सिलेबस में नहीं आता, वो साइंस के सिलेबस में आता है, लेकिन कभी कभी उसके क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो जब रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं तो एक बार हम देख ही लेते हैं कि आखिर वो चैप्टर है क्या। ठीक है, एक बार उसको समझ ही लेते हैं कि वो आखिर चैप्टर है क्या। ठीक। हाँ, हमेशा वैलिड रहेगी। चलो देखते हैं अनबीश क्या कर सकते हैं उसको। प्रकाश, सत्य प्रकाश, देखते हैं, मुश्किल है वैसे आज तो। चलिए पहले हम रीजन एंड असर्शन देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, एक बार समझ लेते हैं कि एक्जैक्टली इस चैप्टर में होता क्या है और मैं क्यों आप लोगों से कह रहा हूँ, कि ये ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, साइंस का टॉपिक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे एक है असर्शन और एक है रीजन। असर्शन को हम सिंपल कथन बोल सकते हैं, कथन है ना, असर्शन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल कथन बोल सकते हैं। और रीजन का मतलब कारण, कथन और कारण है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है। वी फील कंफर्ट, पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका असर्शन सही है, आपका ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू और फॉल्स। पहले तो आप ये चेक करो, फिर आप ये चेक करो रीजन इज ट्रू और फॉल्स। रीजन इज मतलब जो कारण है वो सही है या गलत। पहले तो आप असर्शन चेक करो, असर्शन जो इस हमारा ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने है, हमें ये चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है सिर्फ दूसरा ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो असर्शन है वी फील कंफर्टेबल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझो बेटा, हिंदी में नहीं है लेकिन हिंदी में सुन लो और समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हम गर्मियों में और आर्द्रता वाले मौसम में अच्छा महसूस करते हैं। तो क्या बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम गर्मी में है ना, और जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यानी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हम वहां पर रिलैक्स फील करते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? पहले तो आप ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या हम गर्मी में है ना या फिर ह्यूमिडिटी में अच्छा महसूस करते हैं? सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा हम कभी भी गर्मी के दिनों में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। हम गर्मी के दिनों में और ह्यूमिडिटी में कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। हम अच्छा महसूस तब करते हैं जब थोड़ी सी ठंड हो और ह्यूमिडिटी ना हो। तो बेटा ये स्टेटमेंट ही गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा ये लिखा हुआ है स्वेट इवोपरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या पसीना ह्यूमिडिटी में जल्दी से इवोपरेट हो जाता है? क्या ये कथन सत्य है? सर ये भी कथन फॉल्स है। जो पसीना होता है बेटा वो ह्यूमिडिटी में जल्दी से इवोपरेट नहीं होता। तो आपने देखा होगा जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारा शरीर चिपकने लगता है, क्यों? क्योंकि पसीना जो होता है वो इवोपरेट नहीं होता, वो हमारी बॉडी में ही रह जाता है, तो यानी कि हमारी बॉडी चिपकने लगती है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन झूठे हैं, फॉल्स है। तो अब बताओ कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी ई? कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। दोनों ही कथन असत्य है, दोनों ही कथन असत्य है। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों ही कथन असत्य है। चलिए शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, क्या बेटा ये कथन सत्य है? शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो शिमला है वो दिल्ली से ज्यादा ठंडा होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा दूसरा कथन क्या है? शिमला इज एट हायर अल्टीट्यूड कंपेयर टू दिल्ली, जो शिमला है क्या वो दिल्ली से अधिक ऊंचाई पे बसा हुआ है? क्या ये कथन सत्य है? सर ये भी कथन सत्य है। इस बार दोनों ही कथन सत्य है कि भैया शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है, ये भी कथन सत्य है, और जो शिमला है वो दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है, ये भी कथन सत्य है। यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य है। लेकिन बेटा दोनों ही कथन सत्य है बेटा, ऑप्शन ए में भी दोनों कथन सत्य है और ऑप्शन बी में भी दोनों कथन सत्य है। अब हम कंफ्यूज हो गए कि हमें ऑप्शन ए टिक करना है या ऑप्शन बी टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों ही कथन सत्य है। लेकिन ऑप्शन ए क्या है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो दूसरा कथन है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले कथन की। रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा ऑप्शन बी कब टिक करना है? आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीजन इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जो कारण है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आप चेक करो, यार शिमला दिल्ली से अधिक ऊंचाई पर है, क्या यही कारण होता है कि शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है? बिल्कुल सही जवाब, यही कारण होता है। जो जितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है वो उतना ही ज्यादा ठंडा स्थान होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही कथन सत्य हैं और जो आर है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, मतलब जो कारण है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है मेरे दोस्त, हिंदी में मैं बोलता हूँ बेटा, हिंदी में बता तो रहे। अरे यार ये पहली बात तो देखो, पहली बात तो यह है कि ये जो चैप्टर है ये रीजनिंग का चैप्टर नहीं है। पहली बात, ये जो चैप्टर है ये आपकी जीके का चैप्टर है, जनरल नॉलेज का चैप्टर है, ये आपका साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी जनरल नॉलेज सही है और आपकी साइंस स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा पहला क्वेश्चन साइंस का था, दूसरा क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। तो बेटा ये जनरल नॉलेज और साइंस पे डिपेंड करेंगे। ये मत सोचो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप सोच रहे हो कि प्यूसर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे इन क्वेश्चंस के लिए। अब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए, बस आप ये देखो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको समझ नहीं आ रहा दिल्ली शिमला से अधिक ऊंचाई पे है कि नहीं, बताओ। अजी अबे हिंदी के चचा कितने मतलब हर 5 मिनट में क्लास ज्वाइन करोगे फिर बोलोगे हिंदी में कराओ। अबे सुन लो हिंदी में क्वेश्चन, ये लिखने भी नहीं है, ये रीजनिंग नहीं पढ़ रहे आप लोग, आज बस एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों की, तो सुन लो क्वेश्चन हिंदी में, सुन लो, सुनाने का काम है मेरा, हिंदी में सुना देंगे आपको। ठीक है रियांस हाँ जी, पहला कथन क्या है? पहला कथन ध्यान से सुनो बेटा, पहला कथन क्या है? पहला कथन सुन लो क्या लिखा हुआ है। पहला कथन सुन लो क्या लिखा हुआ है, लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर्स कैन बी डिटेक्टेड। लो भैया हिंदी वाले सुन लो पहला कथन क्या लिखा हुआ है। यार अंग्रेजी तो मुझे खुद नहीं आती, मैं खुद हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, मुझे खुद अंग्रेजी नहीं आती। पहला कथन लिखा हुआ है लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर्स कैन बी डिटेक्टेड। बेटा जो घरों में गैस सिलेंडर लगे होते हैं ना, जिसमें खाना बनता है, अगर उसमें लीकेज हो जाए थोड़ी सी तो वो पता लगाई जा सकती है ना, उसकी स्मेल हमें दूर से आने लगती है। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जो घरों में सिलेंडर लगे होते हैं उनका लीकेज का पता हमें दूर से चल जाता है? क्या ये बात एकदम सही है? यस और नो? सर ये बात बिल्कुल परफेक्ट सत्य है।
ये बात बिल्कुल सत्य है कि भैया जो घरों में सिलेंडर लगे होते हैं, जैसे उसमें कोई लीकेज होती है ना, वो तुरंत हमें पता चल जाती है। अच्छा, एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, क्या ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो एलपीजी होती है उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है? क्या ये कथन सत्य है? देखो आप बेटा साइंस वाले स्टूडेंट इसका जवाब दे पाएंगे। एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, पहली बात तो एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब जो एलपीजी हमारे सिलेंडर में होती है बेटा, वो पहली बात एलपीजी की स्मेल नहीं होती है, वो इथाइल मरकटाइन है ना, डालते हैं उसके अंदर, उसकी स्मेल हमें आती है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है, ये कथन असत्य है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। तो ए सत्य है, बी आर असत्य है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पहला कथन क्या है? पहला कथन है बेटा, इसको ऐसे कथन मानो, ये मत सोचो कि रीजन और असर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको मानो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, बस इसको कथन समझो, स्टेटमेंट। पहला कथन है इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। भैया जो इंडिया है वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, महंगाई की समस्या को फेस कर रहा है इंडिया। क्या ये बात सत्य है? सर ये तो सत्य है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है भारत में, महंगाई तो बढ़ी रही है ना बेटा, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है ना, ठीक है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्पीड में क्वेश्चंस खत्म कराइए बेटा, देखो तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कुछ 2-4 दिन के मेहमान हो, मतलब 2-4 दिन की क्लास मेहमान है इसमें भी मैं स्पीड में क्या क्वेश्चन खत्म कराऊं, और इतनी स्पीड में खत्म करने है तो जब लाइव क्लास खत्म हो जाया करे तो रिकॉर्डेड क्लास को ना इनटू 2 मोड में देख लिया करो, तो वो स्पीड से खत्म हो जाएगी। और कितनी स्पीड से, अब तो तुम मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस ही खत्म हो गया, तुम कहां परेशान हो रहे हो, जल्दी सिलेबस खत्म करा, तो तुम्हारा खत्म ही हो गया सिलेबस भैया, ऑलमोस्ट। हाँ वो पता है, सत्यम बचा है। रीजनिंग स्पेशल 19 जो बैच है उसमें पजल टॉपिक बचा है, मशीन इनपुट आउटपुट बचा है, और नॉन वर्बल रीजनिंग बची है। चलिए साहब बताओ, इंडिया इज फेसिंग इन्फ्लेशन, क्या इंडिया महंगाई की समस्या को फेस कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल महंगाई की समस्या को फेस कर रहा है भारत। रीजन बताओ, रीजन मतलब दूसरा कथन देखो, वी हैव टू फेल टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी। भैया हम ब्लैक मनी कितनी तेजी से बढ़ रही है, हम उसको असफल है उसको चेक करने में, क्या ये कथन सत्य है? वी हैव टू फेल टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। वी हैव टू फेल टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी, हमें पता ही नहीं भारत में कितना काला पैसा है, और हमें ये भी नहीं पता, मतलब ये भी पता है कि भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। अब ये बताओ ए ऑप्शन ठीक होगा या बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि दोनों में ही ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू, मतलब दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों कथन सत्य है, लेकिन ये कहता है कि ये इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऐसा क्यों हुआ इसकी वजह से। क्या ये बात सही है? सॉरी, हाँ जी, क्या भारत में जो महंगाई आ रही है क्या वो ब्लैक मनी की वजह से आ रही है? नहीं सर, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। ब्लैक मनी का तुम इल्जाम नहीं लगा सकते हो, ब्लैक मनी का इल्जाम नहीं लगा सकते कंप्लीटली, ऐसा थोड़ी है जहां महंगाई होती है वो ब्लैक मनी ही कारण है, बहुत सारे कारण है ना, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, क्या किया जाए। चलिए पहला कथन क्या है? पहला कथन क्या है? पीओपी इज यूज्ड बाय डॉक्टर बाय सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या उसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए? पहला कथन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, क्या ये बात सत्य है? सर बिल्कुल 100% ट्रू है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए। दूसरा कथन है व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड लिम्स इट सेट इनटू अ हार्ड मास। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी मिलाकर किसी सरफेस पे उसको लगाते हैं तो वो हार्ड मास कठोर में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि हम ऑप्शन ए टिक करें या हम ऑप्शन बी टिक करें। बेटा ऑप्शन ए टिक होगा जब ये जो है तो पीओपी डॉक्टर यूज करते हैं, अगर उसका कारण ये है तो ये ऑप्शन ए को यूज करेंगे। तो पीओपी डॉक्टर यूज करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, क्या उसका कारण यही है कि जैसे पीओपी में हम पानी मिलाते हुए हार्ड मास बन जाता है? यस सर बिल्कुल यही परफेक्ट कारण है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही परफेक्ट है। यस, डॉक्टर्स पीओपी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पीओपी में जैसे वाटर मिक्स करते हैं वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां सुरक्षित रहती है, जुड़ने में उसको आसानी होती है, वो मूवमेंट नहीं होता हड्डी में, तो हड्डी हमारी आसानी से जुड़ जाती है। चलिए, we prefer to wear white clothes in winter, we prefer to wear white clothes in winter। भैया पहला कथन ये है कि भैया हम ठंड में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम ठंड में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। बेटा हम ठंड में थोड़ी सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम ठंड में डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सफेद कपड़े और लाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं गर्मियों में, समझे क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर वाले क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो बेटा रिफ्लेक्टर होते हैं, मतलब जैसे लाइट पड़ती है वो लाइट को दूर भगा देते हैं, तो हमें गर्मी कम महसूस होती है हल्के रंग के कपड़ों में, तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो गहरा रंग होता है वो ऑब्जर्व करता है लाइट को, हीट को एब्जॉर्ब करता है सर्दियों में, इसलिए सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं और गर्मियों में लाइट कलर के, तो ये तो उल्टा है, तो बेटा विंटर में नहीं पहने जाते व्हाइट कलर के कपड़े। अच्छा, दूसरा है व्हाइट क्लोथ्स आर रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो सफेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऊष्मा को दूर भगाते हैं अपने आप से, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम? यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या है वो क्वेश्चन? तो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, इतनी रिक्वेस्ट मत करो, आप क्वेश्चन दे दो। तो ये बेटा रीजन एंड असर्शन होता है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, इसमें रीजनिंग का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इस चैप्टर में रीजनिंग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बताओ रियांस, दो अपना क्वेश्चन दो, चला है, ज्यादा परेशान मत हो। देखो पहला कथन है बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। बेटा जो सोडा होता है क्या वो एसिडिटी को क्रिएट करता है? सोडा, देखो सोडा होता है बेस, क्षारीय, सोडा होता है बेस और क्षारीय, वो एसिडिटी को पैदा नहीं करता है, एसिडिटी को खत्म करता है, वो एसिडिटी को खत्म करता है सोडा। सोडा क्योंकि क्षारीय होता है, बेस होता है, तो जो सोडा होता है वो एसिडिटी को खत्म करने में काम आता है। आपने देखा होगा सोडा पीने जाते हैं लोग, पेट में एसिडिटी होती है, क्यों? क्योंकि सोडा पीने से एसिडिटी खत्म होती है, पैदा नहीं होती। दूसरा है बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, तो बेटा ये एल्कलाइन मतलब क्षारीय, ये बात बिल्कुल सत्य है, वो तो क्षारीय है ना, एसिडिक नहीं है, वो एल्कलाइन है, क्षारीय है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है तो, अगर नॉलेज है तो इंटरेस्टिंग है, वरना सब बेकार है हमारे लिए। पॉलिटिक्स लाइक पिकल, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लाइक पिकल, इसकी कोडिंग क्या बनी है? पॉलिटिक्स लाइक्स पिकल T9M6U10, T9M6U10, ये इसकी कोडिंग है। ओके, फॉरेस्ट प्लेटिनम ओशियन रिंग, ये फॉरेस्ट प्लेटिनम ओशियन रिंग, फॉरेस्ट प्लेटिनम, फॉरेस्ट प्लेटिनम ओशियन रिंग, इसको किससे कोड किया हमने? इसको कोड किया हमने P10U8, P10U8 S6P7, S6P7। ठीक है, फिंगर्स, फिंगर कवर वेट ऑप्ट। तो बेटा इतना आगे तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लॉजिक सोच सकते हैं। देखो पहले लेटर के हिसाब से तो लॉजिक नहीं बन पा रहा, पहले लेटर के हिसाब से तो लॉजिक नहीं बनेगा क्योंकि दोनों P है, तो फिर यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है इन तीन में से कोई भी। 3 और 3 6 और 2 8, 4 और 6। ठीक है, यही वर्ड है 8 4 और 6 वर्ड है, 8 4 और 6, जबकि यहाँ पे है 10 6 और 9। इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर से नंबर नहीं बने हैं, है ना, नंबर ऑफ लेटर से भी नंबर नहीं बने हैं, कुछ और लॉजिक। TMU MU 8। कोई लॉजिक है तो देखो पहचानो, इसमें लॉजिक पहचानना कोई, इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक हो तो कुछ समझ आ रहा है? अब पता नहीं भाई साहब ने सही क्वेश्चन पूछा है या गलत क्वेश्चन पूछा है, वो तो यही बता सकते हैं। T9M6U10 फॉरेस्ट प्लेटिनम ओशियन रिंग, फिंगर कवर वेट ऑप्ट, इन सिस्टम एंड ये 1 और 2 क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे क्वेश्चन में? 1 और 2, पॉलिटिक्स लाइक पिकल के आगे 1 लिखा हुआ है, 1 इसका मतलब क्या है? और फिर वहाँ पे क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, तुमने क्वेश्चन 8 फॉरेस्ट कुछ इनकम्प्लीशन सा है, दिख नहीं रहा कंप्लीटली, कंप्लीटली दिख नहीं रहा बेटा क्वेश्चन, कुछ इनकम्प्लीशन सा है तुम्हारे क्वेश्चन। बीच में तुमने क्वेश्चन 8 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, हाँ? आप लोग आस्क डाउट में डाउट पूछते हो कि नहीं पूछते हैं? वहाँ पर अपने डाउट भेजते हो कि नहीं? आस्क डाउट में भेजते हो ना? रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना? ये क्या क्वेश्चन है बेटा? अगर बेटा फालतू क्वेश्चन पूछोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, है ना? अगर आधा अधूरा क्वेश्चन पूछोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखो जब भी भेजा करो ना तो क्वेश्चन की ना एक कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए पूरी विद ऑप्शंस। मैं आपको बता दूं रिप्लाई क्यों नहीं आ पाता कुछ बच्चों का, जब भी आप क्वेश्चन भेजो तो वो विद ऑप्शंस होना चाहिए, और बेटा कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए क्वेश्चन की, कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए और विद ऑप्शन। हमेशा याद रखो कभी भी रीजनिंग में विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस मत भेजा करो, कभी भी रीजनिंग में विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन मत भेजा करो, विद ऑप्शन सी हमें क्वेश्चन भेजने होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हाँ देखो तुम बोल रहे हो ना कि ऑप्शन तो मेरे पास था ही नहीं तो कैसे देते, तो मेरे दोस्त जब ऑप्शन नहीं था इसका मतलब वो क्वेश्चन फर्जी है। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो बेटा, तो व्हाट्सएप की दुनिया के क्वेश्चन है ना उनको छोड़ दो, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मोरल डाउन करेंगे, दिमाग खराब करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा, अगर कोई एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली बेटे उसके ऑप्शन होंगे, कभी भी एग्जाम में बिना ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो, ये जो व्हाट्सएप के क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं ना उन क्वेश्चन को मत पूछा करो। मैंने आपको 100 बार बोला बेटा मिसिंग नंबर, नंबर सिस्टम जो भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर सिस्टम में जो भी व्हाट्सएप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, व्हाट्सएप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में, वो कभी भी गलती से भी आस्क डाउट में मत पूछना। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मोरल डाउन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। प्रियांश मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो हम आस्क डाउट में क्वेश्चंस भेजते हैं, है ना? अगर आपके 2 क्वेश्चन कल सेम डेटा के साथ मिल गया बीएड में, कौन से टॉपिक से बेटा शुभम, कौन से टॉपिक से? और किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो शुभम जो लेंथी क्वेश्चन था बीएड में आया था जो नहीं बना पाया? और कौन से 2 क्वेश्चन थे जो एज इट इज आपको बीएड के एग्जाम में देखने को मिले? अनिल भैया ठहर जाओ, क्या मैसेज किए जा रहे हो फालतू के? हाँ हिमांशु मैं कहता हूँ बेटा अगर आप क्वेश्चन विद ऑप्शन भेजोगे व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकल के, मिसिंग नंबर के चक्कर में मत पड़े रहो। देर रात मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मैं देखता हूँ कम से कम 1000 क्वेश्चन आते हैं दिन में मिसिंग नंबर के, सारे फर्जी क्वेश्चन, और उन फर्जी के क्वेश्चन के चक्कर में एक आध जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है वो भी निकल जाता है हाथ से, रैंकिंग का और अजम्पशन वाला। ओके अच्छा, इन क्लास ऑफ 60 गर्ल्स टाइप वाला क्वेश्चन आया था,
इसमें कुछ लड़के पीछे हैं या कितनी लड़कियां आगे हैं, या इतने लड़के पीछे हैं इतने लड़के आगे हैं। ओके, एनटीपीसी के स्टूडेंट हूँ, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। क्या बनाऊँ मतलब क्या बनाओगे तुम, किसको क्या बनाओगे? हैं? हाँ तो हिमांशु कभी कभी रह जाता है एक आध कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाती है। क्या बनाने की बात कर रहे हो तुम, एनटीपीसी के स्टूडेंट हो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है कि जब नमक को हम खुली हवा में रखते हैं तो वो मॉइस्चर कैप्चर कर लेता है? बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा जब आप नमक को खुली हवा में रखते हो तो वो सील जाता है ना। दूसरा है कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है? अब बेटा ये तो कोई साइंस का स्टूडेंट ही बता पाएगा, हमने तो कॉमन सॉल्ट NaCl पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड, लेकिन कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड मेरे ख्याल से कुछ इंक्लूड किया जाता है। ये बाकी चीजें साइंस का बच्चा ही कंफर्म कर सकता है, मतलब जो अभी लेटेस्ट जिसको पता होगा इसके बारे में, है ना। साइंस के तो ऑलमोस्ट साइंस से फर्क नहीं पड़ता भैया। NaCl तो हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, है ना, ओनली NaCl। लेकिन हाँ जी, कितने ईयर्स का क्वेश्चन बना हुआ? अच्छा ये पूछ रहे हो, पिछले 2 से 3 साल, बस ज्यादा पुराने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 साल के क्वेश्चन, वो मोर देन सफिशिएंट है, वो मोर देन सफिशिएंट है। तुमन क्या हुआ बेटा? सवा माने सवा, कौन सा सवा बेटा? सवा माँ में क्या कह रहे? When a body is dipped in liquid fully or partially, there is decrease in weight. जब किसी बॉडी को हम पानी में डुबोते हैं पूरा या अधूरा तो उसके वेट में कुछ हमें कमी लगती है, बिल्कुल सत्य है भैया। जब हम पानी में किसी बॉडी को डुबोते हैं तो वो बॉडी हमें हल्की महसूस होने लगती है, वो बॉडी हमें हल्की महसूस होने लगती है, ठीक है। वो बॉडी हल्की महसूस होने लगती है, क्या होने लगती है? हल्की महसूस होने लगती है, वो बॉडी हमें हल्की महसूस होने लगती है, बात सत्य है। डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। या दूसरा कथन सत्य है? हाँ जी, डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हाँ जी, क्या दूसरा कथन सत्य है? यस सर। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगी यस सर, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए ना। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वुड मेल्ट पोलराइज। ये जो पोलराइज है, ठीक है, जो पोलराइज है बर्फ है, पोल की जो बर्फ है, आइस है, वो पिघल रही है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से। बिल्कुल सही बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पोलराइज हमारी मेल्ट हो रही है। ग्लोबल टेंपरेचर वुड राइज, ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ रहा है, ये भी सत्य है। और ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ने से CO2 बढ़ रही है जिसकी वजह से पोलराइज, ये भी बिल्कुल सत्य है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है मेरे भाई, एकदम परफेक्ट एक्सप्लेन, एकदम परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो रीजन एंड असर्शन में कुछ नहीं था, बस यही है इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। बस मुझे आपको ये समझाना था एक्जैक्टली क्वेश्चन कैसे होते हैं, रीजन एंड असर्शन के। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो डेटा सफिशिएंसी है ये क्या है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, तो डेटा सफिशिएंसी है बेटा, ये ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको हमें अलग से पढ़ना है। ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे झूठ मत बोलो सर, ये तो आपने कभी पढ़ाया नहीं। अब आप कहोगे झूठ मत बोलो सर, ये चैप्टर तो आपने कभी पढ़ाया नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर आपने कब पढ़ा। देखो एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। कथन क्या है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है? एंड देयर आर टू स्टेटमेंट्स, एंड देयर आर टू स्टेटमेंट्स। मतलब एक क्वेश्चन था हाउ इज ए रिलेटेड टू बी एंड देयर आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ सी, हु इज सिस्टर ऑफ बी। पहला कथन है ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, कॉमा जो कि बी की बहन है। ए सी का पुत्र है, कॉमा जो कि बी की बहन है। ए सी का पुत्र है, कॉमा जो कि बी की बहन है। ए सी का पुत्र है, कॉमा जो कि बी की बहन है। बी इज अ सन ऑफ सी, हु इज द फादर ऑफ ए, हु इज द फादर ऑफ ए, हु इज द फादर ऑफ ए। दूसरा कथन है बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, कॉमा जो कि ए का पिता है। बी सी का पुत्र है, कॉमा जो कि ए का पिता है, जो कि ए का पिता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, अब आपको ये बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। पहला कथन पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त है, या दोनों ही पर्याप्त होंगे, या दोनों ही मिलकर पर्याप्त नहीं होंगे। अब यही तो डेटा सफिशिएंसी है। अब डेटा सफिशिएंसी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, वो या तो ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे, या कोडिंग टू कोडिंग से पूछे जाएंगे, या डायरेक्शन से पूछे जाएंगे, या हीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन्हीं चैप्टर्स को मिलाकर डेटा सफिशिएंसी बनाया जाता है। हमें सिर्फ ये बताना है कि डेटा सफिशिएंसी में हम अपने प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तो मेरे भाई ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये सीखना है कि प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। देखो 5 तरीके के ऑप्शंस बनते हैं। पहला ऑप्शन बनता है, ध्यान से सुनना, व्हेन द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब केवल पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि दूसरा कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन बनता है व्हेन डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड ओनली सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब अकेला कथन दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन पहला कथन अकेला पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक ऑप्शन बनता है व्हेन ईदर फर्स्ट और सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब अकेले अकेले दोनों सफिशिएंट है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक क्वेश्चन बनता है व्हेन बोथ आर टुगेदर नीडेड। अब आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो बेटा पहले पहला कथन को
सॉल्व करो, पहले कथन को सॉल्व करो। ए इज सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है, हु वर्ड किसके लिए है, सी के लिए, सी किसकी बहन है, सी बी की बहन है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, इसकी बहन का बेटा भांजा। तो बेटा ए का बी से क्या संबंध है, ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल गया। अब हम दूसरे स्टेटमेंट यूज करेंगे, बी इज सन ऑफ सी, बी किसका बेटा है, बी सी का बेटा है, हु वर्ड किसके लिए, सी के लिए, सी इज द फादर ऑफ ए, सी किसका बेटा है, ए का। तो बेटा ए बी का कौन है सर, ए बी का भाई भी हो सकता है, ए बी की बहन भी हो सकती है। तो बेटा ए का बी से क्या संबंध है हमें नहीं पता चला। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हेन डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब अकेला कथन केवल, जब अकेला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब अकेला कथन पहला अकेला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि दूसरा कथन अकेला पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब पहला कथन अकेला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि दूसरा कथन अकेला पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, व्हेन द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन द स्टेटमेंट सेकंड अलोन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। समझ गए? अब बताओ, क्या आप डेटा सफिशिएंसी चैप्टर नहीं पढ़ चुके? पढ़ चुके हो ना? हाँ जी पढ़ चुके हैं सर। जैसे मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द कोड फॉर हाउ, हाउ की कोडिंग क्या होगी? पहला कथन है हाउ आर इज कोडेड एज नीड पिन, दूसरा कथन है हाउ दे इज कोडेड एज नीड गो, एंड हाउ गो इज कोडेड एज गो ले। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हाँ जी, अब बेटा 100% कंफर्म होगा तभी वो उत्तर देने के लिए काबिल है, वरना नहीं। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? बेटा पहले कथन से हाउ की कोडिंग हम नहीं बता सकते, क्योंकि हाउ के दो कोड है पहले कथन से, नी या फिर टिन। लेकिन अगर हम दूसरे कथन का यूज करें और इन दोनों को ध्यान से देखें, तो हाउ हाउ कॉमन और वो कॉमन, तो दूसरे कथन से हम हाउ की कोडिंग बता सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा, when the data in the statement second alone sufficient to answer the question while the data in the statement first alone not sufficient to answer the question। जब कथन दूसरा अकेला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि कथन पहला अकेला पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब कथन दूसरा अकेला पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि कथन पहला अकेला पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, when only statement second alone sufficient to answer the question while the statement first alone not sufficient to answer the question। चलो मैं एक बार चेक कराता हूँ एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम हो गई। तो बेटा ये डेटा सफिशिएंसी है, और जो डेटा सफिशिएंसी है उसमें कुछ अलग से पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ बेटा वो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो समझ गए, ये जो डेटा सफिशिएंसी है ना, इसमें हमें कुछ नया नहीं पढ़ना बेटा डेटा सफिशिएंसी में। तो आप समझ गए ना, डेटा सफिशिएंसी चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बताओ एक और क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। क्वेश्चन है एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है। एम इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ आर, एम इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ आर। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है एम पी का बेटा है और आर का भाई है, एम पी का बेटा है और आर का भाई है। एम इज सन ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ आर। दूसरा कथन है बेटा एम पी का बेटा है, जो कि आर का भाई है, एम पी का बेटा है, जो कि आर का भाई है, जो कि आर का भाई है, जो कि आर का भाई है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्या दोगे बेटा? बेटा जिसकी एप्लीकेशन बहुत लेट ओपन हुई है मैं उसको बता दूं कि हमने एक तो रीजन एंड असर्शन पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ रहे हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा चैप्टर है डेटा सफिशिएंसी जिसमें हमें सिर्फ ये सीखना है कैसे हम ऑप्शंस का सिलेक्शन करते हैं। हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ते, हम वही क्वेश्चंस करते हैं डेटा सफिशिएंसी के अंदर जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखो पहले स्टेटमेंट से क्या पता चला, एम पी का बेटा है, एम इज सन ऑफ पी, एंड वर्ड किसके लिए है, एम के लिए, एम इज ब्रदर ऑफ आर, एम इज ब्रदर ऑफ आर। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू आर पता चल गया। दूसरा है एम इज सन ऑफ पी, एम इज सन ऑफ पी एंड पी का बेटा होवर्ड किसके लिए, पी के लिए, पी इज ब्रदर ऑफ आर, पी इज ब्रदर ऑफ आर। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू आर ये भी पता चल गया। तो यहाँ पर दोनों कथनों से हम बता सकते हैं कि एम का आर से क्या संबंध है, भले ही आंसर अलग अलग है, डजंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप गलत कह रहे हो, बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन ना, ये आंसर नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे व्हेन ईदर फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और ईदर सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर बोथ में नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा ईदर और, व्हेन ईदर फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और ईदर सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब अकेला कथन पहला या अकेला कथन दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब अकेला कथन पहला या अकेला कथन दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, जब अकेला कथन पहला या अकेला कथन दूसरा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो ईदर और की फॉर्म में चला जाएगा, ये किसकी फॉर्म में चला जाएगा, ईदर और की फॉर्म में। ठीक है, पहले कथन से भी आंसर आ सकता है और दूसरे से भी आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों से आंसर सेम है, अलग अलग आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज टू डिजिट नंबर, व्हाट इज टू डिजिट नंबर, ये बताओ दो अंकों की संख्या कौन सी है। सम ऑफ टू डिजिट इज 6, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज 0, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज 0। बताओ दो अंकों की संख्या कौन सी है। सम ऑफ टू डिजिट इज 6, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज 0। हमसे कहा गया है दो अंक का योग 6 है, दो अंकों का अंतर 0 है, शून्य है। तो हमें पूछा है कि वो बताओ दो अंकों की संख्या कौन सी। अब बताओ डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम इन द फॉर्म ऑफ डेटा सफिशिएंसी। हाँ जी, एक सेकंड बेटा,
ओहो, नन कैसे आंसर दे रहे हो यार तुम? नन थोड़ी आंसर आ जाएगा। देखो ये बताओ क्या पहले कथन से आंसर आएगा? तो पहले कथन से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सम ऑफ टू डिजिट इज 6। इसका मतलब बेटा नंबर 15 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो पहले कथन परफेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा, दूसरा कथन भी आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर हो सकता है 11, 22, 33, 44, 55। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट इतने सारे नंबर हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज 0। तो बेटा ना फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आएगा ना सेकंड से आएगा, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइंड में जो कॉमन नंबर्स है यानी कि 33, तो ये आंसर आया कंबाइन करने के बाद। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आंसर बनेगा वो ये बनेगा, व्हेन बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, व्हेन बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब दोनों कथनों की एक साथ आवश्यकता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जब दोनों कथनों की एक साथ आवश्यकता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, व्हेन बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब दोनों कथनों की एक साथ आवश्यकता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है ये, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर ह्यूमन। ह्यूमन की कोडिंग क्या होगी? पहला कथन है ह्यूमन आर बर्ड्स इज कोडेड एज E-O-A। दूसरा कथन है आर मैट इज कोडेड एज E-Pata। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द कोड फॉर ह्यूमन। अब ह्यूमन की कोडिंग हमें पता लगानी है बेटा। पहले स्टेटमेंट से जो ह्यूमन का कोड है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। दूसरे स्टेटमेंट में तो बेटा ह्यूमन है ही नहीं, दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं आ सकता। अच्छा दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे आर कॉमन है, यहाँ पे नी कॉमन है। इसका मतलब फिर से हम ह्यूमन का कोड कंफर्म नहीं कर सकते, ह्यूमन का कोड कंफर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में बनेगा when together are not sufficient to answer the question, when together are not sufficient to answer the question। जब दोनों कथनों को एक साथ मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, जब दोनों कथनों को हम एक साथ मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, जब दोनों कथनों को एक साथ मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, ठीक है, जब हम दोनों कथनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब ये था बेटा, ये जो डेटा सफिशिएंसी हमने पढ़ा ये कोई नया चैप्टर नहीं था, नया टॉपिक नहीं था। तो आज हमने एक तो रीजन एंड असर्शन देखा, दूसरा हमने डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में मैंने आपको सिर्फ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना बताया कि कैसे हम ऑप्शंस को छाटेंगे। तो बेटा 5 प्रकार के ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था कि जब अकेला पहला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि अकेला दूसरा कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दूसरा ऑप्शन जब अकेला पहला कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जबकि अकेला दूसरा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तीसरा कथन जब या तो पहला अकेला कथन पर्याप्त है उत्तर देने के लिए या दूसरा अकेला कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तीसरा जब दोनों कथनों को, जब पहले कथन से भी उत्तर ना निकले दूसरे से भी ना निकले लेकिन दोनों को मिलाकर भी ना निकले, तो दोनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला पहले से उत्तर ना निकले दूसरे से उत्तर ना निकले बट दोनों को मिलाकर उत्तर आ जाए, यानी कि बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथनों को मिलाकर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये 5 वैरायटी बनती है डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, ये 5 वैरायटी बनती है डेटा सफिशिएंसी। तो बेटा हमने स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा, आर्गुमेंट पढ़ा, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा, रीजन असर्शन पढ़ा और डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ा। अब एक लास्ट टॉपिक और बच गया है छोटा सा, उसको भी पढ़ें, डिसीजन मेकिंग। एक लास्ट टॉपिक है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है ना। स्टेटमेंट वाले सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे आज। डिसीजन मेकिंग, इसको भी देख लेते हैं आखिर होता क्या है डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग कभी आता था एग्जाम में, आजकल तो नहीं आता। अगर आप देखोगे तो आपको यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, रेलवे में देखने को मिल सकता है, क्लरिकल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बैंक के क्लरिकल एग्जाम में डिसीजन मेकिंग, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखते हैं ये डिसीजन मेकिंग क्या है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। हाँ वो भी आ जाते हैं, डेटा सफिशिएंसी में सीटिंग अरेंजमेंट पजल भी आ जाता है। अब हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ, ठीक है मेरे भाई। देखो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ये तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, अब कुछ दिखना ही बंद हो गया। ग्रीन पे भी दिख रहा ऐसे करता हूं। देखो चलो मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूँ, आप देखने की कोशिश मत करो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा मत देखने दो, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन ना पढ़ के समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आखिर है क्या, ठीक है। हाँ मुझे तो दिख रहा है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन है क्या। देखो डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं है बेटा, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल जीरो लेवल का चैप्टर है, मतलब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब आप पूछोगे क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मेरे भाई जब आप कोई फॉर्म भरते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म कब भरते हो? फॉर्म भरने से पहले आप क्या देखते हो? सर जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं एग्जाम का तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, है ना, तभी तो फॉर्म भरते हो। तो बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग का मतलब डिसीजन लेना। आपको किसी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होगा किसी भी चीज का, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भरने का दिया हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का दिया हो, चाहे वो बैंक में मैनेजर का डेटा दिया हो, चाहे वो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए दिया होगा, तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए कि भैया मैनेजर अगर बनना चाहते हो तो ये आपके अंदर होना चाहिए। अब आपको एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, अब आपको ये बताना है कि ये व्यक्ति बैंक मैनेजर बनने लायक है कि नहीं, बस ये करते हैं डिसीजन मेकिंग में, समझ रहे हो। हाँ जी, अरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बेटा मेरे भाई, ये तुम्हें दिख नहीं रहा ना क्वेश्चन, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो इसको। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ ये क्वेश्चन है क्या, ध्यान से सुनना बेटा। मुझे दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट आप सुन तो सकते हो ना, देख नहीं सकते तो चलो अपने कानों पे जोर डालो। क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए निम्नलिखित मानदंडों को संपूर्ण करने की आवश्यकता है। भाई साहब तमिलनाडु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमिलनाडु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसमें एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, कुछ मानदंड दिए गए हैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या लिखी है, द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एचएससी और 50% मार्क्स इन सीबीएसई। उन्होंने बोला है कि जो भैया कैंडिडेट है ना उसके कम से कम एचएससी में, उसके कम से कम एचएससी में 60% मार्क्स होने चाहिए और
और 50% मार्क्स होने चाहिए सीबीएसई में, और सीबीएसई में होने चाहिए 50% मार्क्स। उन्होंने बोला है कि भाई साहब या तो एचएससी में 60% मार्क्स हो या फिर सीबीएसई में 50% मार्क हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास इन एचएससी विद एकेडमिक सब्जेक्ट नेमली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टुगेदर विद मिनिमम परसेंटेज आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब द कैंडिडेट शुड हैव पास इन एचएससी विद एकेडमिक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब एचएससी में जो पास होने चाहिए, एचएससी में जो पास होना चाहिए वो व्यक्ति होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इन तीनों में पास होना जरूरी है विद मिनिमम एवरेज परसेंटेज। या फिर अब पास इन एनी वन ऑफ द एचएससी वोकेशनल सब्जेक्ट विद एनी ऑफ द इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट नेमली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री विद मिनिमम एवरेज परसेंटेज। हाँ, या फिर वो वोकेशनल सब्जेक्ट में पास हो, किसी भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट में, किसी भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट में पास हो, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट शुड बी अ रेजिडेंस ऑफ तमिलनाडु, यानी कि व्यक्ति ना तमिलनाडु का रहने वाला होना चाहिए। उसका जो रेजिडेंस है बेटा, उसका जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस जो है उसका वो कहाँ होना चाहिए, उसका रेजिडेंस होना चाहिए तमिलनाडु में, यानी कि उसने 9th और 10th क्लास, सॉरी उसने 11th और 12th क्लास, उसने 11th और 12th क्लास तमिलनाडु से की हो, इसने 11th और 12th क्लास तमिलनाडु से की हो। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति 11th और 12th क्लास कहाँ से करेगा, तमिलनाडु से करेगा, ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव सीक्रेट 60% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें 60% मार्क्स आने चाहिए। तो बेटा अगर आप तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये 4 शर्तें मंजूर होनी चाहिए। पहली शर्त कि एचएससी में 60% मार्क्स या सीबीएसई में 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी, एचएससी या तो पीसीएम से पास हो या वोकेशनल सब्जेक्ट से पास हो। तीसरी, जो 11th और 12th क्लास होनी चाहिए वो तमिलनाडु से होना चाहिए। चौथी कंडीशन कि व्यक्ति के एंट्रेंस एग्जाम में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस व्यक्ति का एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब भी हम कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ छूट मिलती है, कुछ रिजर्वेशन मिलता है। तो वो रिजर्वेशन बेटा यहाँ भी दिया गया है। देखो वो रिजर्वेशन यहाँ भी दिया गया है, पता क्या ये कह रहे हैं, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो तो उसके लिए एक छूट है। पता क्या छूट है, द कैंडिडेट हैव गुड स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। अगर उस व्यक्ति की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है बट उसका अच्छा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है, उसका, तो उसका जो एडमिशन होगा वो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर हो जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर उसका एडमिशन हो सकता है, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर उसका एडमिशन हो सकता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा लेकिन उसका अच्छा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है तो उसका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के अंदर किया जा सकता है। दूसरी सब कंडीशन दी हुई है बेटा, अगर किसी व्यक्ति की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, ये तो था पहली पे, ये था तीसरी पे, अगर कोई व्यक्ति 11th और 12th क्लास मान लो तमिलनाडु से नहीं करता लेकिन इसके आवाज में क्या दिया हुआ है कि बट देयर पेरेंट्स ऑफ गार्जियन हैव बीन सर्विंग इन तमिलनाडु, लेकिन उसके पेरेंट्स या गार्जियन तमिलनाडु में सेवा कर रहे हैं पिछले 5 साल से, अगर उसके पेरेंट्स तमिलनाडु में रह रहे हैं तो उसका एडमिशन हो जाएगा अदर स्टेट कोटा के नाम पे, तो उसका एडमिशन हो जाएगा अदर स्टेट कोटा। यानी कि 2 छूट हमें मिली है। अगर हम व्यक्ति का एडमिशन इन चारों कंडीशन के बेसिस पे नहीं करा पा रहे तो हम उसका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे करा सकते हैं और अदर स्टेट कोटा के बेसिस पे करा सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा काम करता है पहली कंडीशन पे, अदर स्टेट कोटा काम करेगा तीसरी कंडीशन पे। ये सिर्फ पहली और तीसरी कंडीशन के लिए छूट दी गई है, स्पोर्ट्स कोटा की और अदर स्टेट कोटा की। तो ये सब कुछ हमें कंडीशन एग्जाम में गिवन होगी एक बहुत बड़े से पैराग्राफ में, ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े से पैराग्राफ में, ठीक है, ये सब कुछ हमें बहुत बड़े से पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जैसे यहाँ पे दी गई है। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमसे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो चाणक्य की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। किसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा, चाणक्य की। बताना जरा चाणक्य के बारे में क्या होगा, चाणक्य की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, चाणक्य वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन आंध्र प्रदेश। देखो भैया चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, मैं 4 कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, चार तो कंडीशन है। तो चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, इसका मतलब चाणक्य तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ही सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन सीबीएसई विद एकेडमिक सब्जेक्ट, उसने 60% मार्क्स लिए सीबीएसई में एकेडमिक सब्जेक्ट में, पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ही सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम, बेटा एंट्रेंस एग्जाम में 50% मार्क्स, चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है। अब बताओ चाणक्य के साथ क्या होगा, क्या हम आंसर दें इस क्वेश्चन का, हम आंसर देंगे चाणक्य का एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन कैन नॉट बी ग्रांटेड। क्यों, क्योंकि उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूरे मार्क्स नहीं आए हैं और चौथा का कोई एवज नहीं है, चौथी कंडीशन का कोई सपोर्ट नहीं दे रखा। पहली और तीसरी का तो दे रखा है लेकिन चौथी का नहीं दे रखा भाई साहब, तो चाणक्य का एडमिशन हो नहीं पाएगा। सॉरी भाई साहब चाणक्य, हमें खेद है, आपके लिए दुख है, आपका एडमिशन हम नहीं करा पाए। चलो एडमिशन कैन नॉट बी ग्रांटेड, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एडमिशन कैन नॉट बी ग्रांटेड। यह है प्रिया। चलो प्रिया के बारे में पता लगाते हैं, प्रिया की क्या हाल है। 4 कंडीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्रिया इज द रेजिडेंस ऑफ तमिलनाडु, प्रिया देखो तमिलनाडु की रहने वाली है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सी स्कोर्ड 75% मार्क्स इन एचएससी विद एकेडमिक सब्जेक्ट, पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। स्कोर्ड 65% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम, चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए प्रिया का एडमिशन हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे एडमिशन कैन बी ग्रांटेड। कांग्रेचुलेशन प्रिया, आपका एडमिशन हो चुका है। तो बेटा ये जो डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक था, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत चैप्टर बड़ा सा हो या कुछ और पढ़ना है या कोई ट्रिक है या कोई फॉर्मूला ना, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम बचपन से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हर फॉर्म को भरने से पहले। तो डिसीजन मेकिंग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है मेरे दोस्त, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है, ठीक है। तो प्रिया का तो चलो एडमिशन हो गया, प्रिया का। अब चलते हैं अगले के पास। प्रिया की पूछ ली, चाणक्य के पूछ ली, अब कौन है, अब है मानसी। मानसी के बारे में क्या ख्याल है आपका, मानसी के बारे में देखते हैं, मानसी के बारे में क्या ख्याल है। एक बार चारों कंडीशन, पहली, देखो मानसी सिक्योर्ड 72% मार्क्स इन एचएससी विद एकेडमिक सब्जेक्ट, पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई। सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम, चौथी कंडीशन सेटिस्फाई। शी स्टडीज इन एचएससी इन कर्नाटक, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बट हर फादर इन वर्किंग इन तमिलनाडु फ्रॉम 2010, बेटा उसके पिता 2010 से काम कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो लेकिन अगर उसके फादर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ, मानसी के पिता पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए मानसी का जो एडमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, अदर स्टेट कोटा के थ्रू होगा। तो एडमिशन कैन बी ग्रांटेड थ्रू अदर स्टेट कोटा। तो मानसी का जो एडमिशन होगा बेटा वो अदर स्टेट कोटा के थ्रू होगा। मानसी का एडमिशन किसके थ्रू होगा, अदर स्टेट कोटा के थ्रू। तो मानसी के बारे में पता चल गया, पहले हमने इसके बारे में जाना था पहले। चलो अब स्वाति के बारे में जानते हैं, स्वाति के बारे में क्या कहना है। चलो स्वाति के बारे में क्या कहना है आप लोगों का।
स्कोर्ड 80% मार्क्स इन एचएससी विद वोकेशनल सब्जेक्ट। भैया स्वाति ने 80% मार्क्स गेन किए वोकेशनल सब्जेक्ट, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई। अच्छा सी स्टडीज 11 12 इन तमिलनाडु, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन अब भी क्वेश्चन मार्क इन एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल नहीं दी गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने तीन टॉपिक कवर कर लिया, रीजन एंड असर्शन, डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग आज की क्लास में। ठीक है, तो फाइनली स्टेटमेंट्स हमने खत्म कर डाला सारा का सारा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज तो बहुत लेट हो गया, आज रहने दो।